आज की हेडिंग आप डाल दो कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर, है ना। आज ये 2 चैप्टर जो है इनको कवर कर लेंगे क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज डिपेंडेंट ऑन द, 1 में लिखा है चॉइस ऑफ ओरिजिन, सेकंड में लिखा है स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशन। पक्का? Yes, sir. तो तुम्हें कैसे पता? सर आपका स्टूडेंट हूँ। चलो तो तुमने नाक कटवा दी। कोरिलेशन जो होता है वो प्रॉपर्टी सुन लो ध्यान से, ना तो वो ओरिजिन से अफेक्ट होता और ना ही वो स्केल से अफेक्ट होता है ना। इस डिपेंडेंट बोल रहा है ना, तो दोनों ही बातें गलत बोल रहा है। तो कोरिलेशन जो होता है वो ना ही ओरिजिन से फ़र्क पड़ता है उसको, ना ही स्केल से फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं। तो ये प्रॉपर्टी होती है, तो चाहे आप ओरिजिन चेंज कर दो या स्केल चेंज कर दो, कोरिलेशन चेंज नहीं होगा। वैसे तो प्रॉपर्टी है, बाकी तो आज एक क्वेश्चन करेंगे उसमें प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबर का ये तो एमसीक्यू है, तो इसमें तो बस आपको पता होना चाहिए दोनों फॉल्स हैं, है ना। चलो सेकंड है, व्हेन x इंक्रीजेज y इंक्रीजेज। ठीक है, तो x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है, एंड देयर रेशियो इज़ 1:2 थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब इनका रेशियो कॉन्स्टेंटली यही है। तो अगर x 1 बढ़ता है तो y 2 बढ़ता है। व्हाट काइंड ऑफ कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन x एंड y? तो x और y के कैसा रिलेशन है? तो कैसे पता चला? हाँ, एक तो देखो लिखा है थ्रू आउट, तो थ्रू आउट का मतलब है कि इनका रिलेशन लीनियर है और x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब रिलेशन कैसा है? पॉजिटिव। तो आंसर हो गया पॉजिटिव लीनियर। चलो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, द कोरिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ शू ऑफ ए पर्सन यूजेज एंड द डे टेम्परेचर इज। आप कितने जूते पहनते हो और तापमान क्या है, इसका रिलेशन क्या है? बिल्कुल सही। तो इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो जब कोई भी रिलेशन नहीं होता तो मतलब ज़ीरो कोरिलेशन। उसके बाद 4th है, द हाईएस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय विच ऑफ द कोरिलेशन। हाईएस्ट कौन सा है इसमें? ठीक है, +1.0। एक बार इसकी इंग्लिश भी बता दो, इसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली पॉजिटिव। हाँ, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है ना, पता होना चाहिए। उसके बाद 5th है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर्स चेंजेस इन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसका परिवर्तन बताता है? कंज्यूमर प्राइस, प्रोड्यूसर प्राइस तो ये कुछ होते ही नहीं। रिटेल प्राइस। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है वो होलसेल प्राइस बताता है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो रिटेल प्राइस बताता है। ठीक है, तो याद रखना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है वो रिटेल प्राइसेस बताता है। द बेस्ट एवरेज फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन इंडेक्स नंबर इज। तो तुम्हें कैसे पता? ना, तो तुक्का गलत है। मीन डेविएशन तो कैसे? अरिथमेटिक मीन भी गलत है, ज्योमेट्रिक मीन सही है। तो याद रखना है आपको। और मैंने आपको फिशर का जब मेथड सिखाया था उससे मैं लिखवाया भी था कि फिशर ने अपना फॉर्मूला कैसे बनाया? ज्योमेट्रिक मीन से। तो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो सबसे बेस्ट एवरेज माना जाता है फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। चलो, इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो निकालो अपने कलम, कागज़, हथियार। हाँ, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y। तो x और y का आपको कोरिलेशन निकालना है। इसलिए हमें पहले x बार फिर x बार y बार निकालना पड़ता है। हाँ, अगर पहला मेथड लगा रहे हो तो। हाँ, तो उसके बाद फॉर्मूला पुट होता है। हाँ, तो करो पहले 3 मिनट आपके, फिर 3 मिनट बाद देखते हैं कौन बच्चा होशियार है। कोरिलेशन का फॉर्मूला पीछे से देख लो नोट्स में से। ठीक है, कोरिलेशन निकालना है जी। चलो, तो देखो इसको कैसे करना है, आपको स्टेप सिखा देता हूँ, बस सीखना ध्यान से। पहले x की जो वैल्यूज़ है वो लिख लो सारी, ठीक है।
उसमें किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मान लो, तो हमने 2 को एज्यूम्ड मीन मान लिया, ठीक है। फिर ऐसी y की भी सारी वैल्यूज़ लिख लो, y में भी एक एज्यूम्ड मीन मान लो 4। तो ये तो सिंपल हो गया स्टेप। तो एक्चुअल मीन मत निकालो, उसमें फिर पॉइंट में आता है, क्योंकि नहीं तो है ना, एज्यूम मान लिया। फिर थर्ड कॉलम बना लो dx, मतलब डेविएशन। तो ये कैसे निकलेगा पता है ना, कैसे? x माइनस ए, तो 3 माइनस 2 करो, फिर 2 माइनस 2 करो, समझ गए, तो ऐसे आ जाएगा। फिर ऐसे ही डेविएशन y का निकाल लो, कैसे निकलेगा, सर y का अज्यूमेंट कोई भी ले सकते हो, x कुछ भी ले सकते हो, हाँ कुछ भी ले सकते हो। तो y का एज्यूम्ड मीन है 4, तो 9 माइनस 4 कर लो 5, है ना, 4 माइनस 4 कर लो 0, तो समझ गए, ये कॉलम आ जाएगा। फिर उसके बाद dx वाले कॉलम का स्क्वायर कर लो, ये तो कर ही लोगे, और फिर dy वाले का स्क्वायर कर लो, ये भी हो जाएगा, और फिर लास्ट में dx और dy को मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 मेन कॉलम ये हो जाएंगे। समझ गए तरीका, तो इजी है ना, एज्यूम्ड मीन कुछ भी मान के कर लो। अब मेन फॉर्मूला ये होता है n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ये तो आपको लिखवा ही रखा है। ये भी इजी है सर। हाँ, n into sigma x square मतलब हाईलाइट कर देता हूँ, ये वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके फिर 0.99 ऑप्शन आ जाएगा। तो आंसर नोट करके रख लो, एटलीस्ट सही आंसर है 0.99। assumed भी करना है हमारा। वैसे किसी से भी सॉल्व करो आएगा सेम आंसर। तो अगर एक्चुअल मीन से भी करोगे तब भी सेम आएगा, लेकिन एक्चुअल मीन डेसिबल में आ रहा था। वैसे सबसे इजी कौन सा पड़ता है सर? यही वाला सबसे इजी है ना, इजी है, सबसे इजी है। फॉर्मूला याद हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, चलो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट। 2 जजेस इन अ ब्यूटी कॉम्पिटिशन रैंक द 12 एंट्रीज एज फॉलोज। तो इसमें 2 जजेस होते हैं, उनकी रैंक दे रखी है, ठीक है। तो ये रैंक कोरिलेशन का क्वेश्चन होता है। तो ये बहुत आसान होता है, इसमें सिर्फ आपको डी निकालना है पहले। डी मतलब होता है डेविएशन। तो दोनों का गैप निकाल लो, जैसे 1 माइनस 12 करो, फिर 2 माइनस 9 करो, हाँ तो ऐसे लिखते रहो अभी, -3 6 minus 2 minus 2 1 3 1 1 8 0 11। अब फिर इसका स्क्वायर कर लो, और तब तक कैलकुलेटर पे कोई इसको जोड़ते रहना। 36 4 1 9 1 64। ठीक है, अब ऐड करो इनको। तब तक गर्ल्स में से बताओ रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला। 443। टोटल कितना आ रहा है? 443। गलत आ रहा है। रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो टोटल कितना आ रहा है गर्ल्स बता देंगे, चलो 416। हाँ, तो सिग्मा डी स्क्वायर जो है वो आ रहा है 416। तो सिग्मा डी स्क्वायर की जगह 416 पुट कर देता हूँ, और n कितने हैं काउंट करो, कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो n की जगह 12 पुट कर देता हूँ। अब ये पूरी मैथमेटिक्स कैलकुलेटर पर सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है, वही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 2 से ये भी काट लेता हूँ, 208। नीचे हो गया 143। तो 1 माइनस 208 अपॉन 143। तो आंसर तो नेगेटिव में आएगा, ये तो पक्का हो गया। तो ए या सी में से ही कोई होगा, ए हो नहीं सकता। 1447 यही आ रहा है -0.45। ठीक है,
ठीक है, तो लिख लो सही आंसर -0.45। अब दोनों के स्टेप क्लियर हो गए। रैंक कोरिलेशन का अगला क्वेश्चन फिर खुद करना है ऐसी डी निकाल के। चलो, इंडेक्स नंबर का इजी क्वेश्चन बताना है आपको। टेकिंग 1999 एज बेस ईयर, ठीक है, 99 को बेस ईयर मानना है, 2004 का इंडेक्स नंबर निकालना है। तो ये 2004 है, तो इसका इंडेक्स नंबर बताओ क्या होगा। कैसे निकलता है? 2004 की क्या वैल्यू दे रखी है, डिवाइड कर दो बेस ईयर की क्या वैल्यू है, 10 इंटू 100, 240। तो लिख लो आंसर 240। मतलब इसका इंडेक्स नंबर महंगाई मतलब ये है कि 240% बढ़ गई। जो गोलगप्पे पहले 10 रुपए के थे वो गोलगप्पे आज 24 रुपए के हो गए। हाँ, छोड़ रखे सर। छोड़ रखे हैं इसने तो। हाँ, उसके बाद चलो अच्छा बातें नहीं। 10th, नेम 2 मेथड ऑफ एसेसिंग कोरिलेशन के कोई भी 2 मेथड के नाम बताओ। अज्यूमिंग मेथड और नहीं, मेन हेडिंग वाले। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। नहीं, वो तो इंडेक्स नंबर है। या फिर स्कैटर डायग्राम, 3 ही है ना सिलेबस में, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। उसके बाद 11th, एज्यूमिंग द बेस पीरियड टू बी 2011-12, द इंडेक्स नंबर ऑफ 2015-16 इज 300, व्हाट डज इट इम्प्लाई। मतलब 300% 2011-12 से 300% बढ़ गया हमारा। मतलब 300% है, तो ये भी कह सकते हैं कि 200% जो है वो राइज हो गया, क्योंकि बेस ईयर में 100 होता है और अभी है 300, तो इसका मतलब राइज कितना हो गया, 200, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब 100 कम कर दो, जो भी होता है उसमें 100। हाँ, बेस 100 होता है। चलो, अब 12th में आपको मेहनत करनी है थोड़ी सी, तो अपने पेन निकालने पड़ेंगे आपको। 12th में आपको एक डायग्राम बनाना है, प्लॉटिंग करनी है बेसिकली। ड्रॉ अ स्कैटर डायग्राम एंड इंडिकेट द नेचर ऑफ कोरिलेशन। चलो, तो ये प्लॉटिंग आप अपने आप करोगे। 3 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाकर इन वैल्यूज़ को प्लॉट करना है, स्कैटर डायग्राम बनाना है और फिर उसके हिसाब से कोरिलेशन की वैल्यू बतानी है। जहाँ पे दोनों मिल रहे होंगे पॉइंट, उसकी वैल्यू। नहीं, पहले एक बार डायग्राम बनाओ, फिर आपको पता लग जाएगा खुद ही। प्लॉटिंग करना आता है सबको? चौहान साहब कैसे करते हो प्लॉटिंग? 10,5, फिर 20,10, ठीक है ना, फिर 30,15, फिर 40,20। हाँ, तो ऐसे प्लॉटिंग करो। चलो, तो देखो जी, प्लॉटिंग करके कैसा बनेगा डिज़ाइन। हाँ, ऐसे करेंगे। ऐसे ही बनेगा ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसमें आर की वैल्यू क्या हो गई? 1। और इंग्लिश क्या लिखेंगे? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। सही। तो जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जाती है तो हम इसको फिर बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट तो आपको याद ही नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर फ्रॉम यूजिंग पास्ची मेथड। तो पास्ची भाई का फॉर्मूला किसको याद है? पास्ची भाई का Q1/Q0 बताओ फॉर्मूला। चलो लिखवाऊँ फिर सॉल्व करना। सिग्मा लिख लो फॉर्मूला, P1 इंटू Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 इंटू Q1 इंटू 100। अब P0 क्या है? ये बेस ईयर वाला। Q0 नहीं, Q0 नहीं होता, क्योंकि यही तो पास्ची की खासियत थी। पास्ची ने कहा था कि हम सिर्फ करंट ईयर की क्वांटिटी लेंगे, ऊपर भी नीचे भी। अगर लैस्पियर बोलता तो लैस्पियर बेस ईयर की क्वांटिटी लेता है। तो Q0 का कोई काम नहीं है। बाकी P1 ये हो गया, Q1 ये हो गया। तो अब करो सॉल्व। देखो फॉर्मूला लगा दिया, तो P1 और Q1 को मल्टीप्लाई करो पहले, फिर P0 और Q1 को मल्टीप्लाई करो,
फिर उनका सम करो और फिर इस फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकाल के बताओ। 3-4 मिनट लो आराम से, फिर बताना आंसर फाइनली क्या आ रहा है। ठीक है ना, तो P1 और Q1 को मल्टीप्लाई करना इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो P1 और Q1 को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा मुझे भी बताते रहो। चलो 600, 250, 180 और 100। चलो चेक कर लेते हैं। और फिर एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करना P0 और Q1 को। P0 पहला वाला है और Q1 ये आखिरी वाला है। क्या 500, 200, 180, 80। तो इनका टोटल है 960 और इसका 1150। तो फॉर्मूले में पुट करो 1150 अपॉन 960 इंटू 100। 1150 अपॉन 960 इंटू 100 तो 119.79। ठीक है, तो ये पासची के हिसाब से हो गया इंडेक्स नंबर। नहीं, 2 डेसिमल तक ही लिखते हैं वैसे, क्योंकि फिर टीचर नहीं तो नाराज़ हो जाती। बट ठीक है, पासची का फॉर्मूला समझ गए एप्लीकेशन। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, ये देखो। अब निकालो कोरिलेशन। 14 में भी सिखाया था ना थोड़ी देर पहले। अच्छा, इसमें एक ट्रिक सिखाता हूँ आपको। चलो 14th में इसमें देखो कोरिलेशन निकालना है ना आपको। अब कोरिलेशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो चेंज इन स्केल से अफेक्ट नहीं होता। तो अब यहाँ पर एक बार इसकी वैल्यूज़ देखो क्या क्या दे रखी है कोरिलेशन की। 5, 10, 15, 20, 25 है ना। फिर नीचे भी क्या दे रखी है? 20। हाँ, अब अगर मैं सारी ऑब्जर्वेशन को 5 से डिवाइड कर दूं, नीचे वाली नहीं सबको 5 से डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएंगी फिगर? 1, 2, 3, 4, 5। और ये क्या बन जाएंगी? 8, 7, 6, 5, 4। तो आप ऐसे भी सॉल्व करोगे तो कोरिलेशन सेम ही आता है, क्योंकि कोरिलेशन की प्रॉपर्टी होती है वो चेंज इन स्केल से अफेक्ट नहीं होता। तो जब भी अगर बड़ी फिगर्स आ जाएं तो आप उसको छोटा भी कर सकते हो। आप उसको क्या कर सकते हो? छोटा भी कर सकते हो। तो यही क्वेश्चन अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपके फिगर्स हो गए 1, 2, 3, 4, 5 और दूसरी फिगर्स हो गई 8, 7, 6, 5, 4। ऐसे कर लो। देखो आपकी ट्रिक स्मॉल हो गई ना वैल्यूज़, तो इसको सॉल्व करना इजी रहेगा ना थोड़ा सा। 1, 2, 3 और 5 और 8, 7, 6, 5, 4। तो अब करो कोरिलेशन, फिर बताओ। मुझे तो शक्ल से ही पता चल गया क्या आंसर है वैसे, तो बाद में बताऊंगा। चलो तो अब निकालो कोरिलेशन। तो चलो एप्लीकेशन आपके साथ मैं भी कर लेता हूँ। तो x के नीचे देखो ऐसे लिख लो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। y के नीचे 8, 7, 6, 5, 4। अब कुछ भी मान लो, एज्यूम्ड मीन भी मान सकते हो, एक्चुअल मीन भी निकाल सकते हो। वैसे एक्चुअल मीन निकालोगे तो 3 आ जाएगा और y का भी निकाल लो तो 6 आ जाएगा। चलो अब dx बताओ। नहीं, 1 - 3। हाँ, -2, फिर 2 - 3, 3 - 3, 4 - 3 और 5 - 3। फिर dy 8 - 6, 7 - 6, 6 - 6, 5 - 6, 4 - 6। अब dx का स्क्वायर कर लो। 4, 1, 0, 1, 4। क्या टोटल है? 10। dy का स्क्वायर कर लो। 4, 1, 0, 1, 4। फिर dx इंटू dy। -0.8 आएगा। नहीं, गलत आ रहा है।
तो dx इंटू डी वाई कितना आ रहा है, यही आ रहा है। तो माइनस अपॉन में आ रहा है सर। एक बार चेक कर लो यही फिगर्स है, हाँ मतलब dx की, dy की, dx स्क्वायर की, dy स्क्वायर की, मेरा भी सेम ही आ रहा है। और फिर dx इंटू डी वाई। dx इंटू dy आपको माइनस से आ रहा है, मेरा माइनस 8 आ रहा है। -10 क्यों -4 -1 0 -1 -4 -1 हो गया -5 और फिर -1 -4 -5 -6 और -6 -4 -8 नहीं -4 है ना लास्ट वाला तो। जो हाँ 4 है -10 अपॉन। अब इसको फॉर्मूले में पुट करो, -1 आ रहा है सर आंसर। परफेक्ट, परफेक्टली नेगेटिव। परफेक्टली नेगेटिव। अब मुझे ये पहले से ही कैसे पता था बताओ कि यही आएगा। देखो कैसे पता था, x की वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करो ध्यान से, आप तो इकोनॉमिक्स्ट हो, वेरी गुड। एक एक करके बढ़ रही है 1 2 3 4 5। अब y की वैल्यू ऑब्जर्व करो, एक एक करके घट रही है। तो x की वैल्यू बढ़ रही है एक एक करके, y की वैल्यू घट रही है एक एक करके, तो दोनों का रिलेशन बिल्कुल परफेक्ट नेगेटिव है। दोनों का रिलेशन कैसा है, परफेक्ट नेगेटिव। तो वो वैल्यू देख के ही वैसे पता था -1 ही आएगा, तो +1 आता, तो भी +1 आता, मतलब दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव रिलेशन। लेकिन ये सिर्फ तभी चलेगा जब बिल्कुल सेम वैल्यूज़ पे जा रहे हैं, तो वो भी एक एक करके बढ़ रहा था, वो भी एक एक करके घट रहा था, मतलब वो कोई भी नंबर, वो फिर वो कोई भी नंबर हो। लेकिन इतना चीतापना क्यों करना है ना भाई, आपको गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस तो करना नहीं, तो आपको तो अपना आंसर निकाल देना और क्या है ना। तो ये चीतापना तब करना है जब गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जा रहे हो और उसको इम्प्रेस करना हो। हाँ चलो, बट समझ आ गया कोरिलेशन का एप्लीकेशन। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है बस। 15th, कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड एंड बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड। इसमें आपको 2 वर्षों के प्राइजेस दे रखे हैं, मतलब 2014 का भी दे रखा है और 2015 का भी दे रखा है। चलो तो ये मुझे पता है आपको नहीं आता होगा। नहीं, इसमें ना 2 तरीके होते हैं, एक है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव और एक है सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो 2 मेथड्स होते हैं, आओ आपको सिखा देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आप मेरे साथ लिख लो। पहला कॉलम लिख लो P0 का, दूसरा कॉलम लिख लो P1। ठीक है, तो पहले P0 कॉपी कर लो जो दे रखा है, और P1 कॉपी कर लो 12, 60, 50, 6.25 और 1.5। चलो अब देखते हैं, सिर्फ जानने के लिए कि क्या है। कोई बच्चा होशियार, तो किसी को याद है कि प्राइस रिलेटिव क्या होता था? नहीं याद, प्राइस रिलेटिव किसे बोलते हैं? चलो तो लिख लो, प्राइस रिलेटिव का मतलब होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। हाँ, तो आपको बस एक थर्ड कॉलम अपने आप ये बनाना है P1 अपॉन P0 इंटू 100 का। तो P1 है आपका कितना है, 12 ही है ना, ठीक है। और इसमें अच्छा ये ना एक छोटी सी टाइपिंग एरर है, 12 नहीं है, इसको 20 कर लेना। हाँ, तो अब 20 अपॉन 16 इंटू 100 करो, फिर मुझे भी बताना। चलो पॉइंट में आ रहा है तो उसको राउंड ऑफ करके लेके चलो। नहीं पॉइंट में बता दो कितना आ रहा है। 125। 120 है, फिर 60 अपॉन 40 इंटू 100, कौन सा? नेक्स्ट वाला, 150। ठीक है। फिर 50 अपॉन 35 इंटू 100, 142.8। चलो उसको 142.9 कर लेते हैं ना, 8 समथिंग आ रहा होगा ना। हाँ सर। फिर 6.25 अपॉन 5.25 इंटू 100, 119.0 आ रहा है। चलो तो 119 ही छोड़ देते हैं। और फिर 1.5 अपॉन 2 इंटू 100,
ठीक है, अब तीनों कॉलम का टोटल सिग्मा P0 कितना है? $98.25। सर उस प्राइस रिलेटिव का तो 611.9 आ रहा है। और उसका भी बता दो प्राइस रिलेटिव का 611.9। 611.9। ठीक है, और सिग्मा P1 भी बता दो। 137.7। तुम पे भरोसा कर लूँ? 137.7। 137.75। तो इसका स्टेप याद रहेगा सिंपल। अब दोनों फॉर्मूले लिखो कैसे निकालते हैं। एक होता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो पेपर में था ना? पेप- चैट जीपीटी तो कुछ भी बता देगा। ये हमने पहले 2 टॉपिक करे थे ना। चैट जीपीटी तो एक ही बच्चा यूज़ कर रहा है। तो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला वैसे हमने पहले लिख रखा है, ये याद होना चाहिए बस। तो कुछ भी करके जाओ, ये फॉर्मूला याद रखना। नहीं, इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। सिग्मा लिख लो P1 अपॉन P0 इंटू 100, मतलब वही जो आपने प्राइस रिलेटिव निकाला है ना, अपॉन बस n, मतलब कितने आइटम्स थे तो वो काउंट कर लो कितने आइटम्स थे। 1 2 3 4 5, हाँ। तो बस आंसर आ जाएगा। तो 611.9 अपॉन 5 कर लो। 122.3। ठीक है, तो ये तो होता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ये फॉर्मूला तो याद रखना, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव का होता है। और दूसरा होता है, दूसरा था सिंपल एग्रीगेट मेथड, वो भी लिख लो फॉर्मूला। सिंपल एग्रीगेट मेथड। सिंपल एग्रीगेट मेथड का फॉर्मूला भी बहुत आसान है। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। तो सिग्मा P1 था 137.75 अपॉन सिग्मा P0 था 98.25 इंटू 100 करो अब सॉल्व। चल 139.4। 139.4 ही ले लो फिर। यही आ रहा है? 49 में ना। अच्छा, तो मतलब 140 ले रहा हूँ। 139.49 आ रहा है। तो बताओ यही आ रहा है कैलकुलेटर पर? तो ऐसे ही कुछ आना चाहिए वैसे, बट इसका फॉर्मूला याद रखना बस, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। यही आ रहा है 140। 139.49 को से राउंड ऑफ कर। हाँ, उसका सही लग रहा है। एक बार तुम बताओ क्या आ रहा है? 140.2। ये रहा। चलो ठीक है, तो 140.2 लिख लो बस। तो अब घर जाके क्या करोगे? ये क्वेश्चंस मतलब ट्राई करके देखना, फॉर्मूला याद करके रखना। ऐसे ही क्वेश्चंस मेनली एग्जाम में पूछ लेता है 3-4 मार्क्स के। सर और भी क्लास है हमारी। बस, तो आज की तो छुट्टी, डन डनाडन डन।